नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन कौशल के अंतर्गत हमने विविध का पोर्शन पढ़ा रहा था, जो कि लेसन नंबर 6 था। इस विविध वाले पोर्शन को मैं पढ़ा रहा था। इसके अंतर्गत मैंने विविध वाले पोर्शन के अंतर्गत मैंने 3 पार्ट है, मैं उसकी वीडियो बना चुका हूं और उसकी अपलोड कर चुका हूं। 3 पार्ट तक मैंने वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा पार्ट जो है चौथा है और आज के पार्ट के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसकी बात करेंगे। अगर आप पिछली 3 वीडियो जीवन कौशल के अंतर्गत जो विविध के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वो टॉपिक मैंने उन तीनों टॉपिकों के अंतर्गत कराया हूं, जो कि विविध के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर टॉपिक को कॉम्बिनेशन कर कर आपको लेकर चलता हूं सुपर टेट के अकॉर्डिंग जीवन कौशल के। तो अगर आप 30 नंबर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। आज का सिद्धांत हमारा कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है अधिगम के, उन सिद्धांतों की बात किया जाएगा इन वीडियो में। जैसे आज एडवर्डी थॉर्नडाइक के बारे में बात किया जाएगा, कुछ और भी दूसरे वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक एडवर्डी थॉर्नडाइक की बात करते हैं। तो पहला सिद्धांत हमारा एडवर्डी थॉर्नडाइक, और यह इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। ये यूएसए के रहने वाले हैं और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या किया था कि अपना सिद्धांत 1913 में प्रतिपादित किया था। ये इन्होंने अपना सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक महोदय जी हैं, इन्होंने क्या किया कि उद्दीपक को बिल्ली के सामने रखा था, यानी मछली के टुकड़े को बिल्ली के सामने रखा था। बिल्ली की लगी हुई थी भूख और उसने बार बार त्रुटि कर कर वो जो इस बॉक्स, जिस बॉक्स में बंद थी, उस बॉक्स से बाहर निकलकर वो मछली का टुकड़ा पाकर अपनी जो अनुक्रिया थी उसको शांत किया था, जो आवश्यकता थी। तो उसी इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश की अगर बात करें तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। और इनके सिद्धांत के कई उपनाम हैं, जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहा जाता है। तथा एक है सामान्य अवयव के अंतरण का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का ये सब उपनाम है जो थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत का स्पेशली जो बिल्ली थी वो बॉक्स में बंद थी, तो वो बार बार प्रयास कर रही थी और वो बार बार त्रुटि कर रही थी, और धीरे धीरे उसकी त्रुटि करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा कम होता गया, और उसने अब त्रुटि जो कर रही थी उसको, जो त्रुटि करने की दर थी वो धीरे धीरे कम होती गई और बिल्ली की जो आवश्यकता थी वो पूरा होता गया मछली के टुकड़े को पाने के बाद। तो ये थे थॉर्नडाइक के सिद्धांत। जब इन्होंने सिद्धांत दिया था तो अधिगम के कुछ नियम दिए हुए थे, जैसे जिनमें से इनके 3 प्रमुख नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। जो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था उसमें 3 प्रमुख नियम थे, अभी उसकी बात हम करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है थॉर्नडाइक को। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछे तो किसे कहते हैं, तो एडवर्डी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और इन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी दिया है। बुद्धि में अगर इनकी बात करें तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है, और इन्होंने बताया है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो एक स्थूल बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी। स्थूल बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि भी कह सकते हैं, यानी जिस स्थान को देखकर व्यक्ति के अंदर नई नई तरीके दिमाग में आते हैं, उसी को स्थूल बुद्धि कहा जाता है। और मूर्त बुद्धि जो दिखाई न दे उसके बारे में सोचता है व्यक्ति। और सामाजिक बुद्धि का मतलब कि समाज में अब लोगों को अपनी बातों से अपने तरफ आकर्षित कर लेना, उसको हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो ये 3 बुद्धि थी, इन्होंने दिया था बुद्धि के 3 सिद्धांत। 3 बुद्धि का जो प्रकार इन्होंने बताया था, तो ध्यान में रखिएगा, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब आ जाते हैं अधिगम के नियम, जिसमें से 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए थे, जैसे तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इनके ये 3 प्रमुख नियम माने जाते हैं। और गौड़ नियम की बात करें तो इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे, जैसे बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक दशा का नियम,
तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य का नियम, इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे। तो ये थे अधिगम के नियम, जिसमें से पूछा जाता है कि अधिगम के नियम के जन्मदाता कौन है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो थर्ड पर जाइएगा। तो ये थे मुख्य नियम और गौण नियम, ध्यान से रखिएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न अभी यूपी टेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कि निम्न में से थर्ड का कौन सा गौण नियम नहीं है, 3 इसमें से थे, एक नहीं था। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं स्किनर पर। स्किनर ने भी अपना सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो थर्डाइक का सिद्धांत था उसको पूरी तरह से बदल दिया था, उल्टा कर दिया था। उन्होंने कहा कि उद्दीपक अनुक्रिया होता है, इन्होंने कहा कि पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपक होता है, ऐसा इन्होंने बीएफ स्किनर ने कहा था। तो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत था कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यानी पहले व्यक्ति क्रिया करता है, उसके बाद उसको उद्दीपक मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। इन्होंने सीधे थर्डाइक के सिद्धांत को उल्टा कर दिया था। इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि ये भी यूएस के रहने वाले थे, ध्यान में रखिएगा पहली चीज, ये भी यूएस के रहने वाले थे। और इन्होंने स्किनर बॉक्स में, जिस बॉक्स में इन्होंने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर का, तो उसमें स्किनर बॉक्स उसको कहा जाता है। और उसमें इन्होंने क्या किया था कि एक चूहे पर जो प्रयोग इन्होंने किया था वो फेमस हुआ था। और चूहे पर प्रयोग इन्होंने 1938 में किया था, चूहे पर प्रयोग इन्होंने 1938 में किया था। और अपना सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन का भी सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि जब तक व्यक्ति सक्रिय नहीं रहेगा उसको अपने जो वातावरण में उसमें अनुकूलित नहीं हो पाएगा, सीधी बात इन्होंने कहा था। दूसरी क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं, और नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जा सकता है। बीएफ स्किनर को कबूतर पर भी प्रयोग किए थे, लेकिन कबूतर पर प्रयोग इन्होंने 1943 में किया था और वो कबूतर सफेद था और उस पर जो प्रयोग कबूतर पर इन्होंने किया था वो असफल रहा, लेकिन चूहे पर प्रयोग जो इन्होंने किया था वो सफल रहा। एक चीज को बस इतना ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। तो ये था स्किनर की कुछ बातें, कुछ और यहाँ पर दिया जाए, जैसे कि उत्सर्जिक अनुक्रिया का सिद्धांत और अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। मैंने बताया था ना कि थर्डाइक के सिद्धांत को इन्होंने उल्टा कर दिया था। तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी की अगर बात करें तो स्किनर पर जाइएगा। काफी फेमस वैज्ञानिक हैं स्किनर महोदय, अमेरिका के रहने वाले थे। अगर सर्वप्रथम एक चीज यहां से बनता है कि पूर्ण बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो स्किनर महोदय ने ही दिया था सर्वप्रथम पूर्ण बनल शब्द का प्रयोग। लेकिन पूर्ण बनन का सिद्धांत की अगर बात करें तो वो हल पर जाइएगा, हल ने किया था, पूर्ण बनन का सिद्धांत दिया था। तो बस इतनी चीजें याद रखेगा स्किनर महोदय से। अब चलते हैं स्मृति। स्मृति काफी इंपॉर्टेंट है। स्मृति की बात करें तो स्मृति को देने वाले प्रोफेसर रायबर्न है, ध्यान में रखिएगा। स्मृति के तत्व को देने वाले जो व्यक्ति वैज्ञानिक थे वो प्रोफेसर रायबर्न थे। इन्होंने स्मृति के 4 अंग, 4 तत्व इन्होंने बताया है। पहला अधिगम, सीखना, दूसरा धारण, पुनः स्मरण, और चौथा है पहचान। तो स्मृति के 4 तत्व की अगर हम बात करें या अंग की बात करें तो ये है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। इसको किसने दिया था? प्रोफेसर रायबर्न ने दिया था। यहाँ से एक बार प्रश्न बना था सीटेट के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा स्मृति के अंग नहीं है या तत्व नहीं है। 3 इसमें से थे, इन 3 इसमें से थे और एक जो था इसमें से नहीं था। तो ध्यान में रखिएगा, 3 इसमें से थे और एक इसमें से नहीं था, वही आपको चुनना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कौन कौन से होता है। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान, ये 4 चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं स्मृति के कुछ प्रमुख नियम है जो कि काफी पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। अभी एक हाल ही में ये यूपी टेट का एग्जाम जो 23 जनवरी को 2021 में 23 जनवरी का एग्जाम जो है 2022 में एक 23 जनवरी को हुआ है, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा है स्मृति के अंतर्गत आता है सिद्धांत, यानी संगणन का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, ये प्रश्न पूछा था। और इसी के अंतर्गत आता है, स्मृति के अंतर्गत आता है। तो पहले देखते हैं, पहले स्मृति के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। एक समानता का नियम,
असमानता का नियम और साहचर्य का नियम जो है स्मृति के प्रमुख नियम है। जैसे समानता के नियम की अगर हम बात करें तो बच्चे के द्वारा फलों के नाम याद करना, एक समानता हो गई कि सभी तो एक ही फल का नाम हमेशा सभी के लिए समान होता है, हर आदमी के लिए अलग अलग नहीं होता है। असमानता का नियम दुख के समय सुख की याद आना, दुख के समय जो सुख की याद आना वो हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से आता है, तो वो असमानता का नियम हो गया। और साहचर्य का नियम गांधी जी को याद करते समय सत्य एवं अहिंसा की याद आ जाना, उसको साहचर्य का नियम कहते हैं। एक जोड़ का भी नियम कहा जा सकता है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी को अगर आप याद करते हैं तो उनकी सत्यता को, अहिंसा को याद किया जाता है। अगर आप भारतेंदु जी की याद करते हैं तो उनके दानवीरता को याद किया जाता है। अर्जुन भी वही दानवीर थे दान देने में। तो इन ऐसे लोगों की जब याद आती है, जैसे द्रोणाचार्य भी दानवीर थे, नहीं द्रोणाचार्य के शिष्य एक थे, इनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अपना अंगूठा दान कर दिया था, तो उनको ऐसे याद किया जाता है, तो वो साहचर्य का नियम के अंतर्गत आ जाता है। अब चलिए स्मृति के कुछ गौण नियम है, वो तो मुख्य प्रमुख नियम हो गए 3, ये गौण नियम कौन कौन से इसकी बात करते हैं। जैसे आसनन काल का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, उपयोग का नियम, संघनन का नियम। यही पूछा था कि संघनन का नियम जो है किसके अंतर्गत आता है इस वाले यूपी टेट के एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। मैं जितने भी टॉपिक लेकर आता हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और कहीं से ना कहीं उस एग्जाम में उस वहाँ टॉपिक से किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न बने हुए होते हैं। जैसे इसका अभी हाल ही वाले एग्जाम में यूपी टेट में बना है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट के एग्जाम में इस टॉपिक को दिया गया है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए स्मृति के गौण नियम के अंतर्गत हमने बात किया आसनन काल का नियम। इसमें कोई भी घटना जैसे जैसे पुरानी होती है हमारी याददाश्त कमजोर होती चली जाती है। आसनन काल का नियम ये कहता है कि जैसे कोई भी घटना होती है वो जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है, उसकी जो यादाश्तें हैं हमारे अंदर, जो उसकी यादें हैं वो कमजोर होती चली जाती है। पुनरावृत्ति का नियम, एक ही क्रिया या एक ही याद को बार बार आना, वो पुनरावृत्ति का नियम के अंतर्गत आ जाता है। उपयोग का नियम, उपयोग का नियम मतलब कि जब आप पूर्व का ज्ञान बाद वाले स्थिति में प्रयोग करते हैं वो आपकी सहायता करता है, तो वो उपयोग का नियम कहलाता है। वो भी स्मृति के ही अंतर्गत आएगा क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान रहेगा, तभी को आप भविष्य में उस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। संगणन का नियम क्या कहता है देख लेते हैं। संगणन का नियम कहता है किसी भी जानकारी को स्मृति में व्यवस्थित करते के लिए कुछ समय लगता है, जिसमें जानकारी परिपक्व होती है उसे ही संगणन का नियम कहा जाता है। यानी जब किसी चीज को आप याद करते हैं ज्यादा चीजों को, तो उसको याद करने में कुछ समय लगता है और जैसे जैसे आप उसकी परिपक्वता उस कार्य के प्रति होती जाती है आपके अंदर, तो वो आपके अंदर एक संगणन के रूप में स्टोर होता रहता है। तो संगणन का नियम ये कहता है। तो ध्यान रखिएगा स्मृति के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से, तो सीखना या अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पुनः पहचान। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 4 अंग होते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद स्मृति के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो किसने दिया था, तो दिए थे ये रायबर्न साहब, प्रोफेसर रायबर्न महोदय ने दिया था। तो इतनी चीजों को ध्यान में हमने रख लिया, रायबर्न महोदय ने दिया था। स्मृति के तत्व का सिद्धांत 4 होते हैं। उसके बाद स्मृति के कुछ 3 मुख्य नियम थे, जैसे समानता का नियम, असमानता का नियम, साहचर्य का नियम हमने पढ़ लिया। और कुछ गौण नियम है, तो याद रखिएगा आसनन काल का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, उपयोग का नियम और संगणन का नियम। ये 4 जो है ये स्मृति के गौण नियम के अंतर्गत आएंगे, तो ध्यान में रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हमें आता है विलियम वुंट, काफी फेमस वैज्ञानिक हैं और ये जर्मनी के रहने वाले थे। विलियम वुंट, इनको संरचनावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए विलियम वुंट काफी फेमस क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने जब तीसरी जो मनोविज्ञान का विकास की अगर हम बात करें तो जो तीसरा काल आता है चेतना का विज्ञान, उस समय इन्होंने जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। तो इसीलिए इनको फेमस माना जाता है कि जो व्यक्ति के जो चेतना होती है, जो वर्तमान स्थिति में आपके अंदर जो चल रहा होता है, उसके आधार पर इन्होंने उस व्यक्ति की जो
आधारण क्षमता है उसको पहचानने का कार्य किया था जो विलियम वुंट महोदय ने। काफी फेमस विज्ञान, इन्होंने क्या किया था कि मनोविज्ञान को एक सेपरेट सब्जेक्ट प्रदान किया था। पहले जो मनोविज्ञान एक सेपरेट सब्जेक्ट, अलग से सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, वो दर्शन शास्त्र का अंग हुआ करता था। लेकिन 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिपजिन शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी और उसी समय से जो मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट के रूप में सामने उभर कर आया था। तो अगर ये भी प्रश्न पूछे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट पर ही जाइएगा, क्योंकि प्रयोगशाला खोली तो प्रयोग करना स्टार्ट तो इन्होंने ही किया था। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। संरचनावाद विज्ञान के जनक या संरचनावाद के जनक की बात करें तो विलियम वुंट पर ही जाइएगा। काफी फेमस वैज्ञानिक हैं, प्रश्न बना हुआ है हर एग्जाम में ये। अब आगे चलते हैं। इन्होंने मनुष्य के प्रत्येक अनुभव के आधार पर आधार की चेतना है, यानी मनुष्य के प्रत्येक अनुभव का आधार की बात की जाए तो वह चेतना है। और चेतना चीज क्या होता है कि चेतना वर्तमान स्थिति में आपके मन में जो भी क्रियाएं चल रही होती है उसी को चेतना कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अंतदर्शन विधि का भी अंतदर्शन विधि का ही प्रयोग किया था। जैसे हमारे अंदर अगर कोई कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो वो क्यों उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, इसकी बात अपने अंदर झांकना और अपने अंदर के जो व्यवहार हैं उसको उजागर करना ही अंतदर्शन कहलाता है। तो अंतदर्शन विधि के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, विलियम वुंट को। और चेतना का विज्ञान अंतदर्शन के अंतर्गत ही आता है, ध्यान में रखिएगा। एक इनकी डिफिनेशन पूछी जाती है कि चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है, तो विलियम वुंट ने ही कहा है, ध्यान में रखिएगा। अंतदर्शन विधि भी हो गई। अब चलते हैं आगे। चेतना के 3 अंग तत्व होते हैं, जैसे संवेदना, भाव और प्रतिमा। संवेदना की अगर बात करें कि जैसे आप मिला लीजिए कि एक हमने कुत्ते को देखा और कुत्ते को देखने के बाद हमारे अंदर एक डर उत्पन्न होता है ना, भाव उत्पन्न होता है कि भाई वो हमें काट लेगा। ऐसी स्थिति में जब आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है तो वो आपके मस्तिष्क में एक प्रतिमा बन जाती है। वो नहीं कहते कि एक तस्वीर बन जाती है और उसी तस्वीर का जब आप अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो वह एक चेतना का रूप धारण कर लेती है। तो ध्यान में रखिएगा। और भविष्य में जब भी आप कुत्ते को देखते हैं तो आपके अंदर वो प्रतिमा दिखाई देने लगती है, डर का जो भाव होता है वो आपके अंदर दिखाई देने लगता है। तो चेतना के 3 तत्व संवेदना, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, एक अनुभव लेना कुत्ते को देखकर, और आपके अंदर भाव उत्पन्न हुआ डर का, और उसके बाद आपके मस्तिष्क में प्रतिमा उत्पन्न होती है भविष्य में कि उस तस्वीर या कुत्ते को देखेंगे, देखने पर हमें उस डर का उत्पन्न होता है कि भाई कुत्ता हमको काट लेगा। ये आपके अंदर एक भविष्य में प्रतिमा बन जाती है। तो चेतना के 3 तत्व होते हैं। अब आगे चलते हैं और मनोविज्ञान के विकास की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान के विकास का क्रम होता है, कैसे कैसे मनोविज्ञान के विकास हुआ उसकी बात करते हैं। जैसे 16 से 17वीं शताब्दी के बीच की अगर हम बात करें तो जो मनोविज्ञान को मानने वाले वैज्ञानिक थे वो मानते थे कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान होता है। 16 से 17वीं शताब्दी के बीच की अगर हम बात करें तो ये समय माना जाता था, और उस समय के फेमस वैज्ञानिक थे जो अरस्तु। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा उस समय के फेमस वैज्ञानिक कौन थे, अरस्तु थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद 18वीं शताब्दी के समय कुछ ऐसे वैज्ञानिक उत्पन्न होकर आए, जैसे कि चंपोलाजी का नाम आता है। इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना, यानी कि मन के अंतर्गत जो भी भावें उत्पन्न होती हैं वो एक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। हमारे मन में जितने जितने क्रियाएं, कितने कितने व्यवहार उत्पन्न होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं तो वह मनोविज्ञान के अंतर्गत कहलाता है। हालांकि आत्मा और मन एक अमूर्त चीज है जिसका क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन दोनों लोगों का जो सिद्धांत है या मानने की जो बातें हैं उसको नकार दिया गया था। तो आत्मा और मन हो गया। आत्मा और मन दोनों अमूर्त चीजें हैं। अब देखिए मन में अनेकों विचार आते हैं तो हर विचार का तो अध्ययन आप कर नहीं सकते, इसीलिए इस चीज को नकार दिया गया। उसके बाद 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट का समय आता है और इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। चेतना का विज्ञान का मतलब मेंटल प्रोसेस, आपके दिमाग के सामने या आपके सामने आपके मन में क्या चल रहा है वर्तमान स्थिति में
उसका अध्ययन करना मेंटल प्रोसेस कहलाता है और चेतना का विज्ञान इन्होंने माना। हालांकि सिर्फ आपके दिमाग में वर्तमान में ही चल रहा है, भविष्य में क्या चलता है इसका तो पता नहीं चलता है, इसलिए भी इनके भी जो सिद्धांत था चेतना का विज्ञान उसको भी नकार दिया गया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यवहार का विज्ञान माना गया और उसको मानने वाले थे प्रोफेसर वाटसन या जीबी वाटसन, इनको कह सकते हैं। तो काफी फेमस वैज्ञानिक है। व्यवहारवाद का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ, अभी भी व्यवहार का ही जो काल है चल रहा है। व्यवहार का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार से उसका अध्ययन करना, वो व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा मनोविज्ञान का विकास का क्रम, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, अगला हमारा वैज्ञानिक है विलियम जेम्स, काफी फेमस वैज्ञानिक है। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए अब विलियम जेम्स पर आ जाते हैं। विलियम जेम्स की अगर हम बात करें तो विलियम जेम्स को मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। पहली चीज, इनको प्रकार्यवाद का भी जनक कहते हैं और इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत चेतना का धारा प्रवाह का सिद्धांत इन्होंने दिया था या बात किया था। यानी चेतना चेतना एक साथ तीनों फलों में रहती है, इसकी बात इन्होंने कहा था विलियम जेम्स में और अपना सिद्धांत दिया था आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत, जो इन्होंने ही आत्म संप्रत्यय की अवधारणा इन्होंने ही दिया था विलियम जेम्स में। तो इतना चीजें ध्यान में रखिएगा। आत्म संप्रत्यय का मतलब होता है कि मेरे मन में जो या मस्तिष्क में कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनता है उसी को आत्म संप्रत्यय कहा जाता है। तो काफी फेमस वैज्ञानिक है विलियम जेम्स, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो अब आगे चलते हैं, समाप्त हो गया इसी के साथ हमारा ये जो इंपोर्टेंट सिद्धांत है। उसके बाद हम अगले पार्ट में चलेंगे, तो अगले पार्ट में और भी सिद्धांत है उनको लेकर आएंगे, काफी फेमस सिद्धांत। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।